बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उनमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उनका डिफरेंस आ जाएगा ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है उसमें हम फंक्शनल ग्रुप की जो है ना वो बेसिस पे जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने जो बात डिस्कस करनी है वो है इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनका क्या इंट्रोडक्शन है, तो देखते हैं बेटा बोर्ड की तरफ। बेटा सबसे पहले बर्जीलियस, जो कि अपने बहुत सारे कारनामों की वजह से मशहूर था, जिनमें मेजर जो उसके कारनामे थे उनमें एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट करना, एटॉमिक सिंबल्स उसने असाइन किए थे और एंजाइम्स को क्लासिफाई किया था। इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी ज़्यादा एक मशहूरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड था अपनी इन चीज़ों से। तो जब उसने वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई तो लोगों ने उसे ठीक माना। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंसान लैब में तैयार नहीं कर सकता। मैन इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब because a vital force is required to produce them। vital force क्या है? एक necessary force है, एक essential force है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में क्रिएट करने का बायस बनती। चूंकि इंसान के पास ये फोर्स नहीं है, लिहाजा इंसान इन चीजों को लैब में तैयार नहीं कर सकता। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे जो इंसानों में, जानवरों में, पौधों में पाए जाते हैं? वो कौन से हैं? वो बेटा प्रोटीन्स हैं, जिनसे आपकी बॉडी में तमाम जो गोश्त वगैरह प्रोटीन का बना हुआ है। इसके अलावा विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं जो चिकनाइयाँ होती हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हम उन्हें खाते हैं, हमारी डेली जो ना वो फूड का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से हासिल होती हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस हम इन चीज़ों को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। काफी लंबे अरसे तक लोगों ने इस बात को सही माना और ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कोई रिसर्च ना हो सकी। लेकिन बाद में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो है वो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। फ्रेडरिक वूलर वो साइंटिस्ट है जो दो इनऑर्गेनिक चीजों को आपस में मिला रहा था। दो इनऑर्गेनिक चीजें कौन सी थी? एक सिल्वर सायानेट और एक अमोनियम क्लोराइड। इन दो इनऑर्गेनिक चीजों को आपस में मिला रहा था और इनके मिलाने से जो कंपाउंड बना वो अमोनियम सायानेट था। अब उसने ये सोचा, फ्रेडरिक वूलर ने, कि भाई दो इनऑर्गेनिक चीजें हैं तो इनके मिलने से जो प्रोडक्ट है वो भी इनऑर्गेनिक ही होगा। ही कंसिडर्ड कि अमोनियम सायानेट NH4CnO अमोनियम सायानेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हासिल हुए। लेकिन जब अमोनियम सायानेट को हीट किया गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये यूरिया में कन्वर्ट हुआ। वो जो यूरिया है वो इंसानों में, जानवरों में, हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, जिसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन की शक्ल। तो यूरिया इंसानों जानवरों में पैदा होता है, तो जो इंसानों जानवरों में मौजूद है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट से हासिल किया गया और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, उसे नहीं पता था कि वो ये चीज प्रिपेयर कर रहा है। तो फिर इस चीज पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हासिल हुआ है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिएजेंट, तो फ्रेडरिक वूलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी किसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सोर्स से या इनऑर्गेनिक रिएजेंट से बनाया जा सकता है। तो ये यूरिया जो पहली डिस्कवरी थी, ऑर्गेनिक डिस्कवरी, इसने फ्रेडरिक, वो जो बर्जीलियस था, उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, उसे कैसे पता चला था वूलर को कि जी फला इनऑर्गेनिक है, फला ऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली खासियत यह है कि दे आर मोस्टली नॉन फ्लेमेबल।
इनको आग नहीं लगती। दिस वन नॉन फ्लेमेबल। पहली प्रॉपर्टी आप कह लें, दे आर मोस्टली सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक होने की निशानी है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होते हैं। इट मींस दे आर हार्ड सॉलिड, ये सॉफ्ट सॉलिड नहीं होते। और आखिरी चीज कि दे गिव फास्ट रिएक्शन। इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होते हैं और जो है वो तेजी से रिएक्शन अकर होते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हमारी बुक में लिखी हैं उनके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप पेट्रोल को देखें, वो ऑर्गेनिक है, आप उसे ओपन कंटेनर में किसी खुले बर्तन में रख दें, फौरन इवेपोरेट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, सॉफ्ट सॉलिड बनाते हैं ये। सॉलेबिलिटी, ये मोस्टली वाटर सॉलेबल नहीं है, ये नॉन पोलर होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है कि ये खुद नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से हल होंगे। तो इनकी सॉलेबिलिटी वाटर में जरा कम है और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर वगैरह में ये आसानी से सॉलेबल होते हैं। फ्लेमेबल, ये बड़ी जो ना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर फायर कैचिंग है। फ्लेमेबल का मतलब है फायर कैचिंग, फौरन आग पकड़ते हैं। आप कैंडल को देख लें, आप पेट्रोल को देख लें, आप जो ना फ्यूल जो भी यूज कर रहे हैं वो सारे ज्यादातर ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक दे आर मोस्टली फायर कैचिंग। इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं एंड वी नीड अ कैटलिस्ट टू एनहांस देयर स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि इनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सके। अब जो बातें हमारी बुक में लिखी हुई हैं हम उनकी तरफ आते हैं। कैटिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है जी? उसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। अब सेल्फ लिंकेज क्या मतलब है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनना। अब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनते चले जाते हैं और लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। हमारी बॉडी उसकी एग्जांपल है। हमारे सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे कार्बन है जो आपस में मोस्टली अटैच है। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उन बड़े बड़े दरख्तों में भी ऐसे ही जो है वो कार्बन टू कार्बन एक लंबी चेन बन रही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है बॉन्ड एनर्जी। कार्बन टू कार्बन जब बॉन्ड बनता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इट मींस एक स्टेबल बॉन्ड बन रहा है और जितने ज्यादा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। यानी कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करके ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक कैरेक्टर। नॉन आयनिक मीन कोवलेंट। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि ये नॉन मेटल की वजह से बने हुए हैं। अब इनमें जरूरी नहीं कि सारे नॉन मेटल्स ही ऑर्गेनिक बनाए। कार्बन लाजमी है, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। अब हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो अब हाइड्रोजन और कार्बन ये दो चीजें दोनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल का बॉन्ड हमेशा आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम उसे नॉन आयनिक कह दें या कोवलेंट बॉन्ड कह दें, कोवलेंट कैरेक्टर कह दें, एक ही बात है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली जो है वो कोवलेंट और नॉन आयनिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। हम इसी लेक्चर में एंड पे आइसोमेरिज्म का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझाने के लिए ये मैंने एक फार्मूला लिखा है C2H6O। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो एक मोलेकुलर फार्मूला है ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हमारे पास आ सकता है। वो कौन कौन से हैं जी? एथेनॉल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल भी कहते हैं इसे, और डायमिथाइल ईथर। ये जो CH3OCH3 डायमिथाइल ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन भी कहते हैं बेटा इसे। अब दोनों में गौर करें तो 2 कार्बन है, 3 to 5 और 1, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहां भी 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों केसेस में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है,
लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are called structural isomers of each other and phenomena is called isomerism। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर आइसोमरिज्म शो करते हैं। ये बात हो गई जी। सिमिलैरिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंजेक्टिव मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस सेम रहता है। जैसे मीथेन है बेटा, ईथेन है, प्रोपेन है। मैंने 3 मेंबर लिखे हैं अल्केन फैमिली के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन और इथेन में बेटा CH2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का है। इसी तरह इथेन और प्रोपेन में भी CH2 का डिफरेंस है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो जिस सीरीज में ये डिफरेंस होता है हम उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर के रिएक्शन पढ़ लें, सारी फैमिली के रिएक्शन वैसे ही होते हैं। जैसे मीथेन है, मीथेन की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो इसी तरह इथेन की ऑक्सीडेशन से भी अल्कोहल बनेगा, प्रोपेन की ऑक्सीडेशन से भी अल्कोहल बनेगा। तो ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, तो ये बात आ गई हमारे पास। इसी तरह और प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, 1000 में चली जाती है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। जैसे हेमोग्लोबिन का है, जैसे स्टार्च का है, जैसे पॉलीसेकेराइड्स का होता है, जैसे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है। ये सारे स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। देन हम इनको फिर इस लेवल पे, FSC लेवल पे स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट जो ना टॉपिक को समझने के लिए पहले इन चीजों से रिलेटेड कुछ MCQs जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे बेटा एक कंपैरिजन नजर आ रहा है आपको, जो मैं आपको बता चुका हूं, ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट आपको बताया बर्जीलियस ने बताया, बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रोवाइड की, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट आके फ्रेडरिक वूलर ने जो है ना वो खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। तो बेटा पहला MCQ अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, प्लांट, एनिमल से। और ये किसके अकॉर्डिंग टू है, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंगली है? पहली ऑप्शन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दूसरी ऑप्शन है वाइटल फोर्स थ्योरी, तीसरी ऑप्शन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और चौथी ऑप्शन है वेसिपर थ्योरी। तो बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की है, सेकंड ईयर में आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो ये उसके बारे में है। और जो बीटा ऑप्शन है वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बर्जीलियस ने दी थी और इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ एनिमल और प्लांट सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है, हम इनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यही बेटा इसका आंसर है बीटा ऑप्शन। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है और वैसी पर जो है वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इस MCQ का आंसर हो गया बीटा आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो है वो एक MCQ है। MCQ देखिए बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखें। पहले नंबर पे है, नंबर 1 पे है आइसोमॉर्फिज्म, दूसरी है कैटिनेशन, तीसरी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और चौथी है आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते जो अबव स्टेटमेंट दी गई है कौन सी इनकरेक्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से? तो बेटा कैटिनेशन मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया, आइसोमेरिज्म भी बताया। आइसोमॉर्फिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। आइसो कहते हैं सेम को, मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को। जब दो डिफरेंट कंपाउंड की सेम क्रिस्टलाइन शेप हो जाए उसे आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मोस्टली क्रिस्टलाइन होते ही नहीं है, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है, ये तो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी क्रिस्टलाइन नेचर बहुत कम एग्जिस्ट करती है, तो दे डू नॉट शो एनी आइसोमॉर्फिज्म। तो फिर ये पहला ही अल्फा ऑप्शन 1 ओनली बट इसका आंसर है, ये उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करता, तो इसका आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन 1 ओनली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट MCQ आपके सामने है स्क्रीन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट। कहते हैं सारे इनऑर्गेनिक है सिवाय एक के।
पहली ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। जो बेटा मैंने अभी बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हाईली फ्लेमेबल हो, जिनको जल्दी आग लगती हो। सोडियम कार्बोनेट में कार्बन तो है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये फायर कैचिंग नहीं है, तो फायर कैचिंग ना होने की वजह से ये इनऑर्गेनिक है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें भी कार्बन है, सल्फर भी है, लेकिन ये भी फायर कैचिंग नहीं है। तीसरे नंबर पे शुगर है, शुगर जो है उसमें कार्बन है, वाटर में जरा लेस सॉल्युबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल है। ग्रेफाइट में भी कार्बन है, लेकिन ये जो है वो फ्लेमेबल नहीं है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभी आपको बता चुका हूं उनसे मैच नहीं करते। तो अल्फा बीटा डेल्टा ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन जो चार्ली है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं, तो ये बेटा ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको समझने के लिए हम बोर्ड पे देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक का नाम देते हैं, नॉट साइक्लिक, यहां पे ए से मुराद है नॉट साइक्लिक। और जो क्लोज चेन है वो रिंग कंपाउंड भी कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं, क्लोज चेन भी इन्हें कहा जाता है। तो पहले ओपन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम ओपन चेन की बात करते हैं जो ए साइक्लिक कहलाते हैं, इनकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच्ड चेन भी कहते हैं इसे, नॉर्मल चेन भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे ब्रांच्ड चेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं। तो स्ट्रेट चेन में मैंने यहां पे 4 कार्बन की एक चेन बनाई है। 4 कार्बन की चेन को बेटा आप जानते हैं ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन इसको लिखा जाता है एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल या नॉन ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। मैं बच्चों को इसकी पहचान कैसे सिखाता हूं, देखें जी। चेन का पहला और आखिरी कार्बन जो कि CH3 की शक्ल में आपके सामने नजर आ रहा है, ये ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। ऐसे कार्बन को बेटा कहते हैं प्राइमरी कार्बन। P के ऊपर डिग्री या 1 के ऊपर डिग्री से शो किया जाता है। तो ये दोनों कार्बन जो है, पहला और आखिरी कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है। दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन प्राइमरी हो गए, और वो कार्बन जो सेंटर में CH2 की शक्ल में नजर आ रहे हैं, ये वो कार्बन है जो डायरेक्टली दो दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये बेटा सेकेंडरी कार्बन है। S के ऊपर डिग्री या 2 के ऊपर डिग्री से शो किया जाता है। तो ऐसी चेन जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन आए बस, उसे कहते हैं नॉर्मल चेन या नॉन ब्रांच्ड चेन। ये बेटा डेफिनेशन आ गई स्ट्रेट चेन की या नॉन ब्रांच्ड चेन की। अब आते हैं ब्रांच्ड चेन की तरफ। इसमें देखें और सोचें जरा कि कितने प्राइमरी कार्बन है। ये बेटा पहला, आखिरी और जो ये CH3 है, ये तीनों प्राइमरी हैं, ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये प्राइमरी आ गया। और जो सेंटर वाला कार्बन है जो CH की शक्ल में है, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। ये टर्शरी कार्बन कहलाता है। तो ऐसी चेन जिसमें कोई एक टर्शरी आ जाए या क्वाटरनरी कार्बन आ जाए, देखें जरा, बेटा मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है जिसमें एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 4 मिथाइल जुड़े हुए हैं, जो जिनको मैंने इंसर्कल किया, ये सारे प्राइमरी कार्बन हैं। दे आर डायरेक्टली अटैच विद 1 कार्बन। लेकिन जो सेंटर वाला कार्बन है दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, उसे क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है बेटा।
क्वाटनरी कार्बन वो है जो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शरी कार्बन वो है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चेन जिसमें टर्शरी और क्वाटनरी कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए, उसे हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ये बेटा दोनों टाइप्स थी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की यहां पे दो मेजर कैटेगरीज हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक के नाम से जाहिर है कि रिंग बनाने वाले जो भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे। होमो का मतलब ही सेम होता है और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जिन एटम से मिलकर रिंग बन रहा होगा वो उनमें कोई एक एटम या एक से ज्यादा एटम डिफरेंट होंगे, सारे सेम नहीं होंगे। तो होमोसाइक्लिक, क्योंकि ऑर्गेनिक के पढ़ रहे हैं तो होमोसाइक्लिक को ही एक और नाम दिया जाता है कार्बोसाइक्लिक, यानी सारे रिंग बनाने वाले एटम जो है वो कार्बन हो, और हेट्रोसाइक्लिक में सारे रिंग बनाने वाले एटम कार्बन नहीं होंगे। तो बेटा इसी टॉपिक को नेक्स्ट समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा जी, अब हमने डिफरेंस समझना है होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक की मैं आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि रिंग बनाने वाले जो एटम्स हैं वो सारे सेम होंगे। जैसे हम बेंजीन को देखते हैं, बेंजीन के केस में यहां पे लिख रहा हूं, बेंजीन का फार्मूला बेटा आप सब जानते हैं C6H6। रिंग कार्बन से मिलकर बनता है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन होमोसाइक्लिक में आगे दो कैटेगरीज है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इसमें कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए हमने डबल बॉन्ड्स लिख दिए। अब डबल बॉन्ड आ चुके हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन साथ एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक की डेफिनेशन जो है वो हमारी बुक में लिखी हुई है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने लगा हूं बेटा। जिसमें ये 3 शर्तें पूरी होंगी वो एरोमेटिक होगा। जिसमें इन तीनों में से एक शर्त भी पूरी ना हुई, यानी खास तौर पे आखिरी 2 शर्तें पूरी ना हुई, वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। पहली शर्त है रिंग, रिंग होना चाहिए, क्लोज्ड चेन कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी शर्त है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होती है बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन यहां मैंने 3 लिखी हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड आ जाए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। जैसे बेंजीन में देखें डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। ये कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो कंपाउंड बाद में डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर आ जाए, इनको भी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। तो अभी बेंजीन की बात हो रही है, उसमें पहली शर्त पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक शर्त। दूसरी शर्त जो है वो रिंग थी, वो बता चुका हूं। तीसरी शर्त है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पाई बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो बेंजीन के केस में जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरह अगर नेफ्थलीन को देखा जाए, यहां पे लिख रहा हूं, नेफ्थलीन में बेटा 5 पाई बॉन्ड्स हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो टोटल हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का डिफरेंस है। 6 और 4 10 और 4 14, 4 18, 4 22 अप टू सॉन। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये 3 शर्तें जिसमें पूरी होंगी वो एरोमेटिक, लेकिन जिसमें ये 3 शर्तें पूरी ना हो, सिर्फ पहली शर्त पूरी हो जाए, जैसे देखें CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 रिंग बंद, 3 कार्बन है, रिंग बना रहे हैं,
कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को बेटा एक ट्राइंगल की शक्ल में लिखा जाता है, ट्राइंगल की शक्ल में, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो जब इस तरह बनाया जाएगा आपके सामने स्क्वायर, तो इसमें 4 कोने हैं, इट मीन 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन। अगर बेटा मैं उसके अंदर एक पाई बॉन्ड बना दूंगा तो बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन। अगर मैं इस तरह 5 कोनों वाला रिंग बना दूं एक, तो ये साइक्लोपेंटेन। इस तरह बेटा इसमें मैं ये देखें, ये बना दूं साइक्लोहेक्सेन। अगर उसके अंदर एक पाई बॉन्ड लगा दिया जाए साइक्लोहेक्सीन। अगर 2 पाई बॉन्ड लगा दिया जाए साइक्लोहेक्साडाइईन। ऐसे ही ब्यूटेन था, ब्यूटेन के अंदर एक पाई बॉन्ड बनाया था हमने साइक्लोब्यूटीन। अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाए तो साइक्लोब्यूटाडाइईन। ये सारे एलिसाइक्लिक हैं। क्यों? इनमें बेटा ये 3 शर्तें पूरी नहीं होती। इन सब में पहली शर्त पूरी हो रही है रिंग, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। देखें किसी में पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें है, इसमें और इसमें, इन दोनों केसेस में जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 2-2 हैं, 2-2 पाई बॉन्ड्स हैं और वो कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन मीन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन तीसरी शर्त है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो इसमें पूरी नहीं हो रही। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। तो जिसमें ये 3 शर्तें पूरी हो जाए वो एरोमेटिक, जिसमें 3 शर्तें पूरी ना हो वो एलिसाइक्लिक। ये सारे कौन से थे? होमोसाइक्लिक के टाइप्स थे। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ, जिसमें कार्बन सारे नहीं है जो रिंग बना रहे हैं, उनके अलावा कोई एटम आ जाए। जैसे देखें यहां पे बेटा एक कार्बन है, मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं, इसको CH 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 N, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसमें बेटा बेंजीन रिंग तो नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक है। किस तरह एरोमेटिक है? ये इन 3 शर्तों को पूरा कर रहा है। इसमें रिंग है, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये रिंग आ गया, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ गए, लेकिन कार्बन नहीं है। अब जो हमारी बुक की डेफिनेशन है कि जी दोज रिंग कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, दोज आर कॉल्ड एरोमेटिक। तो ये तो उस डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू जो हमारी वो टेक्स्ट बुक है। तो ये कहलाते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक हैं लेकिन इनमें बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। शर्तें पूरी हो रही हैं, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा इसमें। ये कहलाता है पाइरिडीन। अगर 5 मेंबर्ड रिंग आ जाए और नाइट्रोजन एक एटम हो, बाकी सारे कार्बन है, ये जितने कोने, हर कोने पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है, तो ये पायरोल कहलाता है। पायरोल भी एरोमेटिक है। कैसे? इसमें बेटा ये आखिरी शर्त जो मैंने अभी आपको बताई थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर, ये मैंने डॉट शो किए हैं, ये लॉन पेयर है। ये देखें बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, पहली शर्त पूरी हुई, और फिर तीसरी शर्त पूरी हो रही है वाली, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर। ये लॉन पेयर है बेटा जो एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर रहा है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के 2 यहां पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा। तो पायरोल हो गया, सल्फर आ जाए तो थायोफीन हो गया, ऑक्सीजन आ जाए तो फ्यूरान हो गया। ये 4 कंपाउंड्स हैं जो हेट्रोसाइक्लिक हैं। इनमें एक एक हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर इनके पाई बॉन्ड खत्म कर दिया जाए, जैसे पाइरिडीन में पाई बॉन्ड खत्म करके हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो उसका नाम बनता है पायरोलिडीन। ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। अगर ये फ्यूरान में सारे पाई बॉन्ड खत्म कर दिए जाएं, तो उसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये भी हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये थी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेटा देखें, MCQs आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहली ऑप्शन है पाइरिडीन, दूसरी ऑप्शन है नेफ्थलीन,
तीसरी है टोलोइन और चौथी है बेंजल्डिहाइड। पायरिडीन बेटा आपको बता दिया, वो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये देखें, ये नेफ्थलीन है। इसमें सारे कार्बन या दो जो ना वो हमारे पास रिंग है जिनमें सारे कार्बन होते हैं, ये होमोसाइक्लिक की टाइप है। टोलोइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, ये भी रिंग बनाने वाले सारे सेम एटम होते हैं, ये भी होमोसाइक्लिक है। और बेंजल्डिहाइड में भी रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाए तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा, चार्ली और डेल्टा ये होमोसाइक्लिक है। पायरिडीन जो है मैं बता चुका हूं आपको, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ द कार्बन एटम आर कॉल्ड, कि वो कंपाउंड जिनमें ओपन चेन होती है उनको क्या कहते हैं? पहली ऑप्शन है एलिफेटिक, दूसरी ऑप्शन है एरोमेटिक, तीसरी एलिसाइक्लिक और चौथी हाइड्रोसाइक्लिक। तो बेटा एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक मैं बता चुका हूं, ये सारे रिंग कंपाउंड की एग्जांपल है, क्लोज्ड चेन की एग्जांपल है, ये ओपन चेन की नहीं है। तो ओपन चेन को एलिफेटिक कहा जाता है। तो अल्फा बेटा इसका आंसर होगा, जिसकी एग्जांपल N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड अप टू सॉन। नेक्स्ट जो MCQ है बेटा, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम आर कॉल्ड, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम आते हैं वो उसका नाम क्या होगा? पहली ऑप्शन एरोमेटिक, एरोमेटिक में तो बेंजीन आना चाहिए, उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये एरोमेटिक की डेफिनेशन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में अदर देन कार्बन एटम आना चाहिए, वो यहाँ पे जो क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरी ऑप्शन एलिसाइक्लिक है, यही बेटा इसका आंसर है। और चौथी ऑप्शन एलिफेटिक है, वो तो ओपन चेन होते हैं, वो भी इसका आंसर नहीं बनता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एलिसाइक्लिक, चार्ली ऑप्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की टोटल प्रॉपर्टीज को, एंटायर प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। जैसे देखें CH4 मीथेन गैस है बेटा, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, ये गैस है, मार्श गैस इसको कहा जाता है। दलदल जो है ना उसमें दलदली इलाकों में पाई जाती है, और दलदली इलाकों को मार्शी प्लेसेस कहा जाता है, तो इसलिए इसको मार्श गैस कहा जाता है। इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मैं एक ग्रुप ऑफ एटम्स लगा रहा हूं OH। तो OH जो है वो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी भी कहते हैं अगर शुरू में लिखा जाए। हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जिसमें केमिकल फिजिकल दोनों ही आ जाती हैं। तो दैट ग्रुप ऑफ एटम which exhibit its properties in an organic compound is called functional group। वो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो इसके हवाले से फंक्शनल ग्रुप हम बहुत सारे पढ़ के आते हैं, आप लोगों ने FSC में पढ़े हैं, जिनमें जो है वो डबल बॉन्ड अल्कीन्स को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, अल्काइन को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोन है, ईथर है, और मरकैप्टा ग्रुप है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं यहाँ पे MCQ की मदद से उसको जो है वो अभी डिस्कस करता हूँ, फिर जाके हम आइसोमरिज्म के टॉपिक में इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी बेटा देखें जी, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एसिड अमाइड। ऑप्शन बेटा आपके सामने है C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो बेटा एसिड अमाइड कहलाता है। अमाइड एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं, और इसकी पहचान होती है C डबल बॉन्ड O NH2, यानी पहली ऑप्शन एसिड अमाइड कहलाती है। दूसरी ऑप्शन NH2 है, अमाइनो ग्रुप कहते हैं बेटा इसे। तीसरी ऑप्शन C डबल बॉन्ड O X, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड हैलाइड कहलाता है। और जो CN ग्रुप है ये सियानो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने बता दी हैं। उसने हमसे पूछा था एसिड अमाइड, तो बेटा इसका आंसर है अल्फा ऑप्शन। सेकंड MCQ देखिए बेटा, SH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ। SH कहते हैं किसका फंक्शनल ग्रुप है? पहली ऑप्शन अल्कानोल, अल्कानोल में तो OH होता है बेटा। दूसरी ऑप्शन अल्कानल, इसमें एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा होता है। थायो अल्कोहल, चार्ली ऑप्शन है, थायो सल्फर का पुराना नाम है, अगर OH की जगह SH आ जाए तो इसे थायो अल्कोहल कहते हैं, मरकैप्टा भी कहा जाता है। तो यही बेटा इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन जो है वो अल्कानोन है, वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं। तो ये बेटा SH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल का, या मरकैप्टा भी इसे कहा जाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू भी देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्काइंस। बेटा आप पढ़ के आते हैं फार्मूले हाइड्रोकार्बन्स के, तो देखिए पहली ऑप्शन है CnH2n+2, ये बेटा अल्केन का जनरल फार्मूला है, CnH2n+2 यानी हाइड्रोजन डबल +2। दूसरी ऑप्शन है Cn+H2n+1, आगे ट्वाइस लिखा हुआ है, यानी ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1, उसको 2 दफा लिखा गया, 2 अल्काइल ग्रुप और आगे CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल आ जाए तो कीटोन कहते हैं बेटा, ये कीटोन का जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास। चौथी ऑप्शन जो है वो CnH2n, ये अल्कीन और साइक्लो अल्केन दोनों का जनरल फार्मूला है, तो ये आ गया जी। और हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है CnH2n-2, ये है बेटा अल्काइन का जनरल फार्मूला। तो इस एमसीक्यू का आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दोबारा से बोर्ड 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो बेटा 2 मेजर टाइप्स में इसे डिवाइड किया जाता है। बेसिकली अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो बच्चा बताता है कि जी दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। वो बेसिकली बेटा इसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब वो अरेंजमेंट अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर की शक्ल में सामने आती हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और अगर वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस चेंज होती है, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है बेटा। तो पहले हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नंबर पे है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, सब की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी चेंज है, शुरू वाला ऐसा सेम है। वो क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन, इतना ऐसा सब में सेम आना है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, जिसमें कार्बन चेन लेंथ का फर्क आएगा वो कहलाएंगे चेन आइसोमर्स, और उस फिनोमेना को चेन आइसोमरिज्म कहा जाएगा। देखिए बेटा पहली एग्जांपल आपके सामने है, इसका नाम है ब्यूटेन। अभी मैं कॉमन नेम नहीं लिख रहा, यूपीएससी नेम लिख रहा हूं, उसमें एन ब्यूटेन नहीं आता, कॉमन नेम एन आता है। अब इसका जो नेम है, इसके बेटा लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, ये एज ए ग्रुप है, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे है, तो बेटा इसे बोला जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब गौर किया जाए तो दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, अब काउंट कर लें, 4 कार्बन दोनों में 3 to 5 to 7 to 3 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों के आईयूपीएससी नेम में और खास तौर पे कार्बन चेन की लेंथ में फर्क है। पहले वाला ब्यूटेन है और दूसरा वाला प्रोपेन है। तो बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे चेन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने अल्केन की एग्जाम्पल लिखी थी, अल्कीन की एग्जाम्पल भी लिखी जा सकती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, that is 1 butene, CH3 C double bond CH2 CH3, that is 2 methyl 1 butene 1 propene, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन है बेटा। अब दोनों में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ब्यूटीन है और ये प्रोपीन है, क्योंकि इसके लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो चेन आइसोमर्स वो हैं जिनमें कार्बन चेन का फर्क होगा, पेरेंट नेम में फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म बेटा सारे शो करते हैं, सिवाय मैं वो लिख रहा हूं जो शो नहीं करते, एक्सेप्ट एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
एसिड अमाइड, एसिड हेलाइड, ये हमेशा नंबर 1 पे आते हैं। इनके अलावा हमारे कोर्स में जो जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं वो सारे पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ये है 1 ब्यूटीन और उसके नीचे लिखा हुआ 2 ब्यूटीन। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। देखें, दोनों में ब्यूटीन है, मतलब ब्यूट मीन दोनों में 4 कार्बन है, इन मीन दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन उनकी पोजीशन का फर्क है। पहले वाले केस में 1 ब्यूटीन है, दूसरे वाले केस में 2 ब्यूटीन है, तो दोनों में पोजीशन का फर्क है, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह इसको देखें बेटा, 1 2 और 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको देखिए बेटा, इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों केसेस में हमारे पास प्रोपेन आ रहा है, दोनों केसेस में क्लोरो आ रहा है, लेकिन दोनों में पोजीशन का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम होमोलोगस सीरीज, यानी जो भी फैमिली है, अल्केन है तो अल्केन ही रहना है, अल्कीन है तो अल्कीन ही रहना है, ये दोनों अल्कीन्स थे। आप ये कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। दोनों केसेस में जो जितनी एग्जांपल आप लिखना चाहेंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। इन दोनों में क्लोरीन है, इन दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन उसकी पोजीशन का डिफरेंस होगा, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनके अलावा सारे पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की डेफिनेशन से जाहिर है, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब कैटेगरीज आपने याद करनी है बेटा। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम होता है, क्या होता है जी, CnH2n+2O, ये दोनों का जनरल फार्मूला है। तो देखें, C2H6O, CH3CH2OH, CH3OCH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये बेटा एथानोल है और ये डाइमिथाइल ईथर है। एथानोल में अल्कोहल है और डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होने की वजह से दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जी बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी है एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन में CnH2nO, ये इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। अब वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो कीटोन है उसका पहला मेंबर ही प्रोपानोन से शुरू होता है, 3 कार्बन से शुरू होता है बेटा। तो देखिए फार्मूला लिखते हैं हम, जैसे जी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये है प्रोपानल। प्रोपेन मीन 3 कार्बन और Al फॉर एल्डिहाइड, और CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये है प्रोपानॉन। दोनों में बेटा 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला भी सेम है, CnH2nO2। जितने भी कार्बन होंगे उनमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उतने कार्बन वाला एस्टर भी हो सकता है। जैसे ये है एसिटिक एसिड, इसमें टोटल 2 कार्बन है। अब हमने जब इसका एस्टर बनाना है तो इसे एक लेस कार्बन लिख लेना है। एक लेस कार्बन मीन कि जी लेस कार्बन आ गया ये फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन होता है। अगर मैं यूपीएससी ने बोलूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये एथेनोइक एसिड और मेथानोइक एसिड है। अब मेथानोइक एसिड को मैंने एस्टर में चेंज करना है, आखिरी हाइड्रोजन हटा दें तो मेथानोइक एसिड का जो इक एसिड है वो खत्म हो जाएगा, उसी जगह 8 आ जाएगा, मेथानोएट। वहां पे एक CH3 लगा दें तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल मेथानोएट। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसमें भी देखें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ऊपर वाले केस में भी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है,
तो दोनों का जनरल फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या है जी? मेटामरिज्म की डेफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद अगर डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, तो वो मेटामर्स कहलाएंगे। और ये कौन कौन शो करता है? ये बेटा ये जो मैंने पहला सिंबल लिखा हुआ ये ईथर का है, पहला सिंबल ईथर का आ गया। दूसरा है जी थायो ईथर, सल्फर का पुराना नाम है थायो ईथर। तीसरा कीटोन, ये एस्टर। और लास्ट वन जो है वो है सेकेंडरी अमाइन। तो ये 1 2 3 4 5 ये फैमिलीज हैं जो मेटामरिज्म शो करती हैं, बस और कोई मेटामरिज्म शो नहीं करता। तो बेटा देखें पहले दोनों केसेस में ईथर है एग्जांपल। पहले केस में बेटा ये मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल है, तो इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसमें बेटा ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। दोनों में जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन की तादाद है वो डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल 4 कार्बन है बेटा। देखें दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है ईथर। पहली शर्त पूरी हो गई कि जी ये इनमें से कोई होना चाहिए था, ईथर आ गया। फिर पहले वाले केस में देखें ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। दूसरे वाले केस में इधर भी ऑक्सीजन के 2 कार्बन है, इधर भी ऑक्सीजन के दूसरी तरफ भी 2 कार्बन है, ओवरऑल 4 कार्बन बने। इस केस में ओवरऑल 4 कार्बन, इस केस में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम की जो तादाद है, जो नंबरिंग है वो डिफरेंट है। इधर 1:3 की रेशो है, इधर 2:2 की रेशो है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। सेम इसी तरह बेटा इसको देखें कि ये मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल है, इसी तरह ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन और दूसरे वाला डाई इथाइल कीटोन। इसमें कीटोन को अगर सेंटर माना जाए तो कीटोन के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट है। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 और 2 है, यानी इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट हो रही है, लेकिन ओवरऑल दोनों केसेस में 5 कार्बन है। तो ये एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं और पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, क्योंकि इसका नाम है 2 पेंटानॉन। नेक्स्ट वाले का नाम है 3 पेंटानॉन। तो ये पोजिशनल आइसोमर भी है और मेटामर भी है। मेटामर के लिहाज से हम इसका नाम बोलेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन और दूसरे वाले का नाम होगा डाइथाइल कीटोन। और पोजिशनल आइसोमरिज्म के वाले से हम इसका नाम बोलेंगे 2 पेंटानॉन 3 पेंटानॉन, यानी दोनों में पेंटेन 5 कार्बन, ओन कीटोन दोनों में है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। तो ये वाले बेटा 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, ये दोनों की मिला के एक एग्जांपल बन गई और ये दोनों को मिला के एक एग्जांपल बन गई। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ मेटामरिज्म। और लास्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आखिरी टाइप है बेटा टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म की डेफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जो है वो उतरे और दूसरे एटम पे जाके लग जाए। इसको मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे की सीट चेंज की जाए, उसे जो है ना वो लास्ट सीट से उठा के हम फ्रंट सीट पे बिठा दें, तो हम ये कहेंगे कि वो क्लासरूम सेम रहा है, बच्चे की पोजीशन चेंज हो गई है। दैट इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। तो ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, अमाइनो एसिड कहते हैं इसे। अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इसका हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाता है। एसिड है तो एसिड की डेफिनेशन यही होती है जो एच छोड़ दे, तो ये अपना एच छोड़ देगा, बाकी बच जाएगा ये। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन छोड़ा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, वो जो हाइड्रोजन है वो सॉल्यूशन में इधर उधर मूव कर रहा है, भागा फिर रहा है, वो आएगा नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन बेटा उसके पास आएगा
और आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको NH3 लिख देंगे कि ये NH2 था। H आइन जो है वो उसने नाइट्रोजन के लॉन पेयर की तरफ अट्रैक्शन शो की और उसके साथ जाके अटैच हो गया। इस तरह नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एक ऐसा आइन बन चुका है जिसमें 2 चार्जेस मौजूद हैं, तो हम इसको बोलते हैं ज़्विटर आइन। ज़वी से है, ज़वी का मतलब है 2, ज़्विटर आइन 2 चार्जेस वाला आइन, और इसी को डायपोलर आइन भी कहा जाता है, और इसी को बेटा इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, और ये एग्जाम्पल किसकी है, टॉटोमरिज्म की। तो ये थी टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जाके हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा जी, अब जो मैंने अभी तक आपको टाइप्स पढ़ा दी हैं वो सारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स थी। उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा देखें, एमसीक्यूज आपके सामने है। पहला एमसीक्यू जो है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कहते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है, या कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहली ऑप्शन जो है वो ईथर और अल्कोहल है। मैंने आपको पढ़ाया था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म 3 कैटेगरी शो करती हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो पहली ऑप्शन अल्कोहल और ईथर, दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, तो पहली चीज जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रही है। दूसरी ऑप्शन एल्डिहाइड और कीटोन की है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्योंकि कार्बन सेम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ सेम है, प्रोपानल और प्रोपानोन। तीसरी ऑप्शन बेटा एथेनोइक एसिड और मिथाइल मेथानोएट है, मैंने भी समझा दिया था, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी अमाइन की है। ये बेटा सेकेंडरी अमाइन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये मेटामरिज्म शो करते हैं, जो सेकेंडरी अमाइन होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो इसका आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन, जो कि मेटामरिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। मैंने भी डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताई थी, ये मेटामरिज्म की डेफिनेशन है बेटा। तो पहली ऑप्शन चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरी मेटामरिज्म है और यही इसका आंसर है। तीसरी पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, चौथी टॉटोमरिज्म है, तो इसका आंसर हो गया बीटा ऑप्शन यानी मेटामरिज्म। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो चेन आइसोमेरिज्म। पहली ऑप्शन उसने 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन लिखी हुई है, ये बेटा पोजिशनल आइसोमेरिज्म की टाइप है। दूसरी ऑप्शन N ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन की है, ये चेन आइसोमेरिज्म की टाइप हो गई। तीसरे नंबर पे प्रोपानॉन और प्रोपानल है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं बेटा एक दूसरे के। और लास्ट ऑप्शन एथेनोइक एसिड और मिथाइल मेथानोएट है, और ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पहली ऑप्शन है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये बेटा एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। दूसरी ऑप्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की है, प्रोपानॉल और प्रोपानॉन, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है और यही आंसर है इसका। तीसरी ऑप्शन जो है वो आइसोब्यूटेन, ये जो CH3 थ्राइस CH लिखा वही आइसोब्यूटेन है बेटा, और साथ उसके ब्यूटेन है, ये चेन आइसोमर्स होते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो मिथाइल एन प्रोपाइल सेकेंडरी अमाइन और डाई इथाइल सेकेंडरी अमाइन, ये मेटामर्स होते हैं बेटा। तो ये मेटामरिज्म की एग्जांपल हो गई। उसने हमसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पूछा था, वो बेटा बीटा आंसर है इसका। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 ब्यूटानोल एंड 1 ब्यूटानोल, उसने लिखा हुआ है ब्यूटेन टू ओल, मैं से 2 ब्यूटानोल पढ़ता हूं और 1 ब्यूटानोल शो हो रहा है, दोनों में कार्बन सेम है, अल्कोहल सेम है, पोजीशन का फर्क है। शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहली ऑप्शन है मेटामरिज्म, ये तो इसका आंसर नहीं बनता। दूसरी ऑप्शन है पोजिशनल आइसोमरिज्म, यही बेटा इसका आंसर है। तीसरी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आंसर नहीं बनता। और चौथी चेन आइसोमरिज्म है, ये भी आंसर नहीं बनता। तो यहां पे आंसर हुआ बीटा ऑप्शन पोजिशनल आइसोमर्स। जी बेटा, अब हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है जो हमने जाके 14 चैप्टर में डिस्कस करनी है, और दूसरी जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो हमारे इस चैप्टर में है और हमने भी यही डिस्कस करनी है। सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस
इन अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब बच्चों को मैं समझाता हूं कि कमरे में जो ना वो लाइट्स लगी हुई हैं, फैंस लगे हुए हैं, जैसे जो ना वो अगर पंजाब कॉलेज के कमरों की बात करें तो उसमें दीवारों पे कुछ फैंस लगे हुए हैं और कुछ लाइट्स अटैच है। वो उन लाइट्स की अरेंजमेंट अगर हम चेंज कर दें, कमरे के स्ट्रक्चर को ना छेड़ें, सिर्फ लाइट्स की अरेंजमेंट चेंज कर दें, या जो जिन कुर्सियों पे बच्चे बैठे हुए हैं उन कुर्सियों की अरेंजमेंट चेंज कर दी जाए, तो कमरे के स्ट्रक्चर को हमने नहीं छेड़ा, उसके अंदर मौजूद आइडेंटिकल जो चीजें थी, जैसे कुर्सियां आइडेंटिकल हैं, उनकी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाएगा और उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहां पर सबसे पहली शर्त यह है कि जो अल्कीन्स हैं वो सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती हैं। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि शुड बी अल्कीन। दूसरे नंबर पे जो अल्कीन्स हैं वो 2 अल्कीन्स अगर होंगी तो फिर या 2 से ज्यादा नंबर वाली अल्कीन्स होंगी वो सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं, और उसमें आइडेंटिकल एटम और डिफरेंट एटम भी होने चाहिए, ये भी शर्त है साथ। वो 2 ब्यूटीन में ये शर्त किसी हद तक पूरी हो रही होती है। जो 1 अल्कीन है वो सिज ट्रांस शो नहीं करती, 1 अल्कीन सिज ट्रांस शो नहीं करते। जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, हम इसे बात को समझते हैं। ये मैंने अभी 2 ब्यूटीन का फार्मूला लिखा है बेटा, हम इसी से बातों को डिस्कस करते हैं। 2 ब्यूटीन में सबसे पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लिखें। ये दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो बेटा ये लिख लिया हमने। अब इन दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, वो मैंने हाइड्रोजन लोअर साइड पे लिख लिया, और इसी कार्बन के साथ मिथाइल भी अटैच है, ये लिख लिया। इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, वो ये लिख लिया। इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं सिज। सिज का मतलब ही सेम साइड है। अगर इसी को यूं लिखा जाए, अब आप देखें आइडेंटिकल एटम्स, हाइड्रोजन आइडेंटिकल एटम है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक हाइड्रोजन अपर साइड पे एक लोअर साइड पे, तो इसे बोला जाता है ट्रांस। ट्रांस का लफ्जी मतलब ही ऑपोजिट है। तो सिज का मतलब है सेम। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए सेम साइड पे है आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल ग्रुप की बात की जाए सेम साइड पे है। मिथाइल एक दूसरे से मिलते जुलते जो ना वो ग्रुप है, ये सेम साइड पे अपर साइड पे। हाइड्रोजन सिमिलर एटम है लोअर साइड पे, ये सिज। इसमें हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है ट्रांस, मिथाइल ऑपोजिट साइड पे है ट्रांस। अब इसे फर्क क्या पड़ता है? इससे बेटा इनकी एंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, फिजिकल केमिकल दोनों ही। ये मैंने सिज वाली साइड लिखी है। सिज वाले जो हैं उनका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, उनका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। तो जिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा वो पोलर होगा, और जो पोलर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो पोलर होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सिज वाले अनसिमेट्रिकल कहलाते हैं। और जो अनसिमेट्रिकल है उनकी पैकिंग सही नहीं होती, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लेस होगा। उनमें गैप्स आएंगे जब हम कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ फ्रीज करने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखें ट्रांस वाले केस में जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल की वजह से उसकी पैकिंग अच्छी होती है। पैकिंग अच्छी होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ट्रांस वालों का जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 होगा। जिस चीज का डायपोल मूवमेंट 0 हो जाए वो नॉन पोलर कहलाता है। ट्रांस वाले मोस्टली नॉन पोलर, नॉन पोलर हैं तो फिर वो लेस रिएक्टिव हैं, नॉन पोलर हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिज वाले हैं वो एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो ट्रांस वाले हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी रिएक्टिविटी, पोलैरिटी, डायपोल मूवमेंट, सिमेट्रिकल, एवरी चीज, एवरीथिंग जो है वो उनकी डिफरेंट है। तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम फिर ये कहते हैं कि इनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में इनके आइडेंटिकल एटम्स की पोजीशन डिफरेंट है। तो हम इनको कहते हैं कि ये सिज और ट्रांस 2 डिफरेंट आइसोमर हो गए। अब आते हैं वापस कि 1 अल्कीन सिज ट्रांस क्यों नहीं शो करते। देखिए बेटा
CH2 डबल बॉन्ड CH3। कि मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा है 1 प्रोपीन। अब मैं इसके साबित करने लगा हूं कि ये सिस और ट्रांस शो नहीं करता। देखें जी, सबसे पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो दोनों कार्बन है इनसे रिलेटेड जो इनके दरमियान डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले लिख लिया। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचें इसे क्या कहा जाए, सिस या ट्रांस। देखें सिस वाले को देखें जी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, हमारे जहन में आता है कि शायद ये सिस है। लेकिन ट्रांस वाले को देखें, उसमें हाइड्रोजन को देखें एक दूसरे के ऑपोजिट साइड, यहां भी हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है, यानी इसमें हाइड्रोजन सेम साइड पे भी है ऑपोजिट साइड पे भी है। तो फिर ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिस वाली प्रॉपर्टीज भी शो हो रही हैं ट्रांस वाली भी। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे पोलर कहें कि नॉन पोलर। हम इसका मेल्टिंग पॉइंट लो कंसिडर करेंगे ज्यादा कंसिडर करें, हम इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कंसिडर करेंगे लो कंसिडर करें, हम इसे रिएक्टिव कहें या नॉन रिएक्टिव कहें, तो फिर हम इसके बारे में डिसीजन नहीं कर सकते। तो फिर हम ये कह देते हैं कि 1 अल्कीन्स जितने भी हैं दुनिया में सिस ट्रांस शो नहीं करते। 1 प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 1 हेक्सीन एंड अप टू सो ऑन। और इसी से एक और बात शो होती है कि जिस केस में कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ 2 सेम एटम या 2 सेम ग्रुप ऑफ एटम आ जाए वो सिस ट्रांस शो नहीं करता। जैसे यहां पे देखें, आपके सामने मैंने दोबारा से 2 ब्यूटीन लिख लिया। आप कहेंगे सर ये तो आपने सिस फॉर्म लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं यहां पे चेंज करने लगा हूं, CH3 कर दिया। अब जरा गौर करें जो मैंने अभी बात बोली, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ 2 सेम ग्रुप या 2 सेम एटम आ जाएं वो सिस ट्रांस शो नहीं करता। अब इसे क्या कहा जाए, इसमें देखें दोनों CH3 सेम साइड पे भी हैं और ऑपोजिट साइड पे भी हैं। इसमें हम CH3 को बेस बना लेते हैं, इनमें हमने हाइड्रोजन को बेस बनाया था। तो सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम को हमने बेस बनाना है और उसकी बेस में डिसाइड करना है कि वो सिस है या ट्रांस। तो ये ना सिस है ना ट्रांस है, ये कुछ भी शो नहीं करता। तो फिर पहचान के लिए आसान कर दिया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम आ जाएं तो वो सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। जैसे देखें एक और एग्जांपल, कार्बन के साथ ये क्लोरीन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। कौन सिस ट्रांस शो कर सकता है, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ये है सिस। इसकी ट्रांसफॉर्म क्या होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, ये है बेटा इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये है सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।